देखिए, टेस्ट क्रिकेट को ऐसे ही एंड्योरेंस रेस नहीं कहते, क्योंकि यहां पर पहले रफ्तार नहीं पकड़ते कोई स्प्रिंट रेस की तरह। यहां पर जो रफ्तार है, जो रोमांच है, वो धीरे धीरे आता है। अब इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है जो हम चेपॉक टेस्ट में देख रहे हैं। पहले 2 दिन के समय ऐसा लग रहा था एक डल ड्रॉ होगा, लेकिन थर्ड डे, जो मूविंग डे कहा जाता है, वहां से रफ्तार पकड़ी। चौथा दिन हो गया, अब हम 5वें दिन की कगार पर है और अभी भी चारों नतीजे मुमकिन है। चारों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड की जीत तो हो सकती है, ड्रॉ हो सकता है। इससे पहले शायद मैं भारत की जीत नहीं कहता, लेकिन पिछले कुछ महीने में हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि ये भी ऑप्शन रखना पड़ेगा। और फिर चौथा ऑप्शन तो टाई का है। अब मैच चेन्नई में हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारे नतीजे मुमकिन है। इस पर हम चर्चा करेंगे चौथे दिन के खेल के बारे में। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे संजय माजरेकर। मैच के हालात फिलहाल ऐसे हैं कि भारत के सामने जो लक्ष्य है वो 420 रनों का है और 29 पर 1 है इस वक्त भारतीय टीम। मेरे साथ संजय मांजरेकर मौजूद है। 5 हम पॉइंट्स पे नजर डालेंगे। 5 के हम 6 और 7 भी कई बार कर जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में बात करने में इतना मजा आता है। शुरुआत हम ये करेंगे कि क्या इंग्लैंड ने दिया भारत को लौटने का मौका। और यहां पर मैं संजय उस मैच के पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, टी के बाद का, कि ना तो रन आप बना रहे थे, ना आप डिक्लेयर कर रहे हो। इसके दो ही चीजें हो सकते हैं, या तो इंग्लैंड ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि हम 3 सेशन में निपटा देंगे इंडिया को, या इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें लगता है 400 रन भी भारत बना जाएगी। आपको क्या लगता है, कहां थी इंग्लैंड की मानसिक स्थिति? आई थिंक इससे जो फर्क पड़ गया है वो मानसिक स्थिति में या बैलेंस जो टीमों के बीच में उसमें फर्क पड़ गया है। मुझे नहीं लगता कि समय का ज्यादा फर्क है या रन्स का, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड खेली है और जो लक्ष्य उन्होंने भारत के लिए रखा है, उससे बिल्कुल पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डरी हुई है भारतीय टीम से। और अगर विराट कोहली को ये महसूस हो गया, फिर ये भारतीय टीम डेंजरस हो सकती है। और इसीलिए आपने जो बिल्कुल सही कहा कि 5वें दिन पर कोई भी रिजल्ट पॉसिबल। और ये भी बिल्कुल सही है कि आजकल जो मेरा मोटो है एज एनालिस्ट, जब मैं क्रिकेट देखता हूं, परखता हूं, तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरा मोटो है। इंग्लैंड हार भी सकती है, टाई भी हो सकता है, क्योंकि चेन्नई में मैच है। तो बिल्कुल सही कहा कि उस अप्रोच ने इंडिया को एक साइकोलॉजिकल, मुझे लगता है, थोड़ा सा एडवांटेज दिया। चलिए, इंग्लैंड के जो भी प्लान थे आप ज्यादा लंबी बल्लेबाजी करने के लिए, वो थोड़े बहुत खराब भी हो गए। उसको खराब किया आर अश्विन ने, उन्होंने 6 विकेट निकाल दिए। तो भारत के सबसे बेहतरीन न्यू बॉल बॉलर के बारे में क्या ख्यालात है आपके, संजय? अगर आपका क्वेश्चन आंसर करे तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन के 6 विकेट के वजह से इंग्लैंड का कोई प्लान मैसअप हो गया। जो उनको चाहिए था वो उन्होंने लक्ष्य पा दिया है। और आपने देखा कि उनको ज्यादा जल्दी भी नहीं थी, कि ऐसे नहीं था कि वो कोशिश कर रहे और भारतीय टीम ने उनको अपने टारगेट से रोका है। वो आस्ते आस्ते अपने टारगेट पे पहुंचे हैं। तो ऐसे समय पे कभी कभी होता है, जो बॉलर बहुत मेहनत करके अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेट नहीं मिलती, तब ऐसे मौके पर उनको विकेट मिल जाती है और वो एक रिवॉर्ड होता है अच्छी गेंदबाजी के लिए। जसप्रीत बुमराह को नई गेंद नहीं दी। और अगर आप स्पिनर्स में भी देखें, वॉशिंगटन सुंदर भी उतनी जल्दी नहीं आए नई गेंद के साथ, आप नदीम के साथ गए। इसके पीछे क्या लॉजिक और क्यों आपको ये सही लगा? देखिए क्या है कि पिच स्लो है, और मैंने इसको बिल्कुल अनुकूल एक नाम दिया है, ये है फ्लैट टर्नर। यानी फ्लैट पिच है लेकिन टर्नर है। तो ऐसे बहुत कम बार आपको मिलता है। और अश्विन और शाहबाज नदीम अगर देखें तो जाडेजा एक स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। मॉन्टी पानेसर, जाडेजा 90 उनका एवरेज स्पीड होता है, कभी कभी 100 के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन शाहबाज नदीम और अश्विन थोड़े से स्लो बॉलर्स है, और जो स्लो स्पिनर्स है वो इस पिच पर स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी आपने देखा फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कितनी बार उनको बैकफुट पे गुडलिंग बॉल को खेला। इसीलिए जब न्यू बॉल उनके हाथ में आता है, जो पहला विकेट मिला अश्विन को बर्न्स का, वो बिल्कुल आपने देखा, अगर वही पुरानी गेंद होती, सॉफ्ट गेंद होती, तो बिल्कुल बल्ले के बीच लगती। लेकिन न्यू बॉल थी, इसलिए हार्ड सीम की वजह से गिरकर बैट के शोल्डर पे लगी। और वही मदद वो शाहबाज नदीम को देना चाह रहे थे, सपोर्ट देना चाह रहे थे न्यू बॉल के साथ। अच्छा, अब हम ईशांत शर्मा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक लैंडमार्क पे वो पहुंच गए। 300 विकेट उन्होंने लिए, छठे भारतीय गेंदबाज बने और सिर्फ तीसरे तेज गेंदबाज। उनके अगर करियर को मैं समअप करना चाहूं संजय, जब भी हम दिग्गज तेज गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे ना, हम श्रीनाथ को उसमें गिन लेते हैं, कपिल पाजी को वहां गिन लेते हैं, ईशांत की वहां पर चर्चा नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे एज अ वर्कहॉर्स वो अपना काम करते जा रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है इस चर्चा में उनका नाम शामिल नहीं होता? होना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, और पिछले एक 20-25 टेस्ट मैचेस में एक बिल्कुल अलग ईशांत शर्मा नजर आए। तो एक उनकी शुरुआत थी जो बहुत ही प्रॉमिसिंग थी। उसके बाद वो, आपको अगर याद है तो, वो उनकी रिस्ट पोजीशन
पे हमने 10 साल गंवाए उनके रिस्ट पोजीशन को एनालाइज करते हुए। अनलकी ईशान करके उनको नाम मिल गया था। तो उनका जो स्पिरिट था, उनका जो अप्रोच था, वो ऑलवेज 100% रहा है। अगर कोई दिक्कत थी वो टेक्निकल दिक्कत थी, जिसके वजह से बॉल ठीक नहीं निकल रही थी, इसलिए वो शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते थे, क्योंकि अगर आगे डाले तो उसमें स्विंग नहीं होती, स्पीड नहीं होती। लेकिन आस्ते आस्ते जब उनकी रिस्ट पोजीशन ठीक हो गई, तो पिछले 20-25 टेस्ट मैचेस में उनका रिकॉर्ड देखिए बहुत ही इंप्रूव हो गया। और उसका कारण है वो टेक्निकल चेंज आ गई, इसके वजह से ज्यादा आगे डालने लगे, क्योंकि बॉल हल्की सी स्विंग होने लगी। और फिर इस मैच में हमने देखा कि यॉर्कर्स भी डाले हैं। तो ये एक टेक्निकल चेंज जब उनके गेम में आ गया, तो उनके करियर में एक ग्राफ बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये ऐसे खिलाड़ी है इनका ग्राफ बहुत यूनिक है। यानी स्टार्ट में इधर था और फिर बहुत फ्लैट लंबी दौर तक चला, और राइट एट द एंड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एंड के नजदीक आ गए, वहां पर वो ग्राफ फिर से ऊपर चला गया। एक लकी इस प्रकार से थे ईशांत शर्मा कि जब उनका ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट था, तब ऐसे नहीं था कि जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद शमी थे या शार्दुल ठाकुर थे या मोहम्मद सिराज, ज्यादा कंपटीशन नहीं थी। और ओवरसीज में ईशांत शर्मा एक बॉलर धोनी को चाहिए थे, सौरव गांगुली या फिर आप विराट कोहली को देखिए, उनको चाहिए थे कि एक एंड से कोई लगातार गेंदबाजी करते रहे। और जब डिफेंसिव टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो इनसे बेहतर बॉलर नहीं था, एक थर्ड सीमर जो रन को रोक के रखे। बहुत वाजिब बात आपने की। उनका अगर आप डिवाइड करें 2017 के बाद स्ट्राइक रेट और उनकी औसत देखे बेहद कम हो जाती है। 19 की उनकी औसत है, स्ट्राइक रेट भी करीब 30 के करीब आ जाता है, उससे पहले 40-45, ये बहुत फर्क था। आपने एक टेक्निक के बारे में बात की, जो फर्क आया ईशान की बॉलिंग में, जैसे हम रिस्ट पोजीशन के बारे में लगातार चर्चा करें, एक और फैक्टर देखने को मिला, आपको क्या लगता है इस फैक्टर का कितना योगदान था? और वो ये कि वनडे क्रिकेट उन्होंने थोड़ा खेलना कम कर दिया, या फिर उन्हें खिलाया नहीं जा रहा था ताकि पूरा टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान दे सके? मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचा गया था ईशांत शर्मा के बारे में कि इनको टेस्ट क्रिकेट में इंप्रूव करने का मौका दे, और उनकी वनडे या T20 के वजह से गेंदबाजी खराब हो रही है इसलिए टेस्ट खेला है, ऐसे नहीं था। वो इतना इंपैक्ट नहीं कर रहे थे 50 ओवर्स क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में। और क्या हो गया कि 50 ओवर्स और T20 में बेहतर चॉइसेस आ गए भारत के लिए, क्योंकि अगर आपको याद है तो चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जो भारत जीती थी वहां पर खेले थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी कंपटीशन बढ़ी और उनसे बेहतर व्हाइट बॉल बॉलर जब भारत को मिले, तो ईशांत शर्मा को उन्होंने फर्स्ट चॉइस नहीं रखा। तो ये हो गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ती गई, और उसके बाद उनको वापसी 50 ओवर T20 क्रिकेट में आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आईपीएल में मुझे लगता है कि हाल ही में जो मैचेस खेले काफी अच्छा लगे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पुजारा की तरह है हमारे टेस्ट मैच बॉलर। एक और बॉलर की बात करते हैं। बॉलर की तरह वो आए थे, लेकिन अब अच्छे बल्लेबाज ही नजर आ रहे हैं, और वो हैं वॉशिंगटन सुंदर। उन्होंने भारत को मैच में बनाए रखा, 85 रन उन्होंने यहाँ पर बनाए। संजय, मैं इंडियन टेस्ट सेटअप के बारे में यहाँ चर्चा करता हूँ वॉशिंगटन सुंदर के नजरिए से। एक समय था कुछ समय पहले ही कि आप हनुमा विहारी को एज अ फिफ्थ बॉलर खिला रहे थे। आपका हाल ये था बिकॉज यू वर सो डेस्परेट फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आप उनको ले आते थे बैटिंग की वजह से। अब स्थिति ये है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, अब वॉशिंगटन सुंदर आ गए, उनकी बल्लेबाजी शानदार है, हार्दिक पांड्या टीम में आ गए, अगर बॉलिंग फिट होते हैं, आपके पास तीन तीन प्योर ऑलराउंडिंग ऑप्शन इस वक्त आ गए हैं। कैसे भारतीय टेस्ट टीम इसको देखेगी? ये कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? हनुमा विहारी, निखिल, मुझे नहीं लगता कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह आए थे। वो एक प्योर बल्लेबाज के रूप में आए थे, और उनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत एक आशा थी कि वो एक सपोर्ट बॉलर बन जाएंगे। लेकिन जाडेजा, जो मैं मानता हूं और मैं टेस्ट क्रिकेट में हमेशा कहते रहा हूं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरा उनके बारे में व्यू अलग है जो सबको पता है, लेकिन टेस्ट में जाडेजा जैसे बॉलर है नहीं। और ये जो पिच था, चेन्नई का पिच, ये बिल्कुल जाडेजा के लिए परफेक्ट है, और भारत ने बहुत उनको मिस किया इस मैच में। तो एज अ बॉलर वो वॉक इन करते एज अ प्योर बॉलर, प्लस उनकी बल्लेबाजी पिछले 2-3 सालों में उनके टेस्ट का औसत 50 के नजदीक है, तो वो एक नंबर 1 चॉइस ऑलराउंडर होंगे। लेकिन अभी आ गए वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन उनको अगर लॉन्ग टर्म एक कॉम्पिटिटर होना है ऑलराउंडर स्पॉट के लिए, तो उनको बॉलिंग थोड़ी सी अपनी बॉलिंग से इंपैक्ट करना होगा, और उनको अच्छी तरह से यूज भी करना होगा। मुझे लगता है उनमें इनफ टैलेंट है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह आए, और अगर बल्लेबाजी उनकी ऐसी निखरती रही तो कुछ भी हो सकता है। हमने देखा रवि शास्त्री लेफ्ट आर्म स्पिनर करके आए थे, 8-9 नंबर पे उन्होंने बल्लेबाजी की और करियर फिनिश किया टेस्ट ओपनर। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज अगर वॉशिंगटन सुंदर को अगर आपको आंकना है, तो सिर्फ देखना यह है कि एक यंग क्रिकेटर जो T20 के रूट से ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट में आया और इतनी अच्छी
उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और जो टैलेंट दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम बैट्समैन लग रहे हैं या पार्ट टाइम बॉलर। तो हमें सिर्फ उतनी चीज इससे होना चाहिए कि बहुत ही एक एक्सेप्शनल टैलेंट टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए आया। अब 5वें दिन पर आ जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, हमें याद आ जाता है कि 2008 वाला वो टेस्ट मैच, इंग्लैंड ही टीम थी, 387 रन भारतीय टीम ने चेस कर लिए थे। लगभग सिमिलर सिचुएशन में इस वक्त इंडियन टीम है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम शुरू में जब आएगी क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या वो ड्रॉ के लिए खेलेंगे या आपको लगता है अटैकिंग क्रिकेट, गो फॉर अ विन? एक बहुत ही अच्छा एक कोइंसिडेंस जो है, एक नैसर्गिक जो कहते हैं एक फायदा जो भारत को है, अगर आप भारत की बैटिंग लाइनअप देखें तो अभी है शुभमन गिल जो अच्छा बैलेंस है अटैक और डिफेंस का, और अगर अटैक करना हो तो वो बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। पुजारा एक प्योर डिफेंसिव ऑप्शन, उसके बाद आएंगे विराट कोहली जो अगेन अटैकिंग ऑप्शन है, उसके बाद आएंगे अजिंक्य रहाणे डिफेंसिव ऑप्शन, उसके बाद ऋषभ पंत वेरी अटैकिंग ऑप्शन। तो अगर आपको याद है ब्रिस्बेन में अगर भारत जीती थी तो चेतेश्वर पुजारा ने एक प्लेटफॉर्म रखा था ताकि भारत हारे ना वो टेस्ट मैच, उसके बाद वो पॉसिबल हो गया ऋषभ पंत को मैच जिताना। तो भारत के पास नेचुरली ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों ऑप्शंस को कायम रख सकते हैं। यानी अगर भारत को लगा कि ये मैच हम जीत नहीं सकते तो उनके पास इनफ बल्लेबाज है जो डिफेंसिव खेल के मैच को बचा सकते हैं। और अगर लगता है कि इंग्लैंड थोड़ी सी क्या बोलता है कि उनका मोराल इतना ठीक नहीं लग रहा, थोड़े सहमे सहमे से लग रहे, तो डोमिनेट करने वाले भी बल्लेबाज है। तो मैच को जारी होने दीजिए और जिस तरह से चलेगी वो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है वो सब तय होते जाएगा, क्योंकि उसी तरह के बल्लेबाज भारतीय टीम में है। प्ले द सिचुएशन, कुछ यही अप्रोच भारतीय टीम ने रखी थी। ब्रिस्बेन में भी जैसे हालात थे वैसे ही टीम इंडिया खेली, उसका फायदा भी उन्हें मिला। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। अब आपसे मुलाकात होगी 5वें दिन के खेल के बाद।